गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास सेवन की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपकी कदम का तीसरा अध्याय यानी थर्ड लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने पालतू मोर नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। पाठ लेखिका का जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम व सहानुभूति प्रकट करता है। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के स्वभाव, रूप, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है, उससे यह रेखा चित्र अत्यंत सजीव बन गया है। नीलकंठ एक पालतू मोर का नाम है, जो कि लेखिका का है। लेखिका का नीलकंठ। एक दिन एक अतिथि का स्टेशन पहुंचकर मैं लौट रही थी। चिड़िया और खरगोशों की दुकान पे ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़ियाघर वालों की दुकान के निकट पहुंचते ही मैंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। इशारा किया। संकेत करना मीन्स इशारा करना। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने आरंभ कर दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शक्करगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आते हैं। आखिरकार मैंने सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए कह दिया। गुरुजी ने मंगवाई हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार की खराब हैं। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। मतलब जो वो बोलते ही जा रहे थे, सुनने वाला थककर जहां भी रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने के हाथ में संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली में गोल क्रम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। इंसान कसम गुरुजी, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। बार बार कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनसे मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी रकम ही मांगने चला? पर यह मूंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके पछता कर देना ही पड़ा। अब आप ही मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के ओर से 5 बड़े मियाँ के ईमान को देकर जब मैंने यह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता था कि मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर और है या मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर क्या दुर्खाव के पर लगे हैं जो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने क्या कारण है? संभवतः उन दोनों चिड़ियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर से कटोरों और सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी और पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस जाते तो कभी अलमारी के पीछे घुस जाते। इस तरह से
लुका छिपी में से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी में अपने नए बसेरे को गौरव प्रदान किया। मतलब मेरे नए उसमें उन्होंने अपना वो बना लिया, कागजों की टोकरी में अपना घर बना लिया। 2-4 दिन वे उसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरे में आश्वस्त मतलब उन्हें ये अंदाजा हो गया कि यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, तो कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा बिल्ली का नाम था। इस नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, तब उसने शोध का क्या परिणाम होगा यह अनुमान करना कठिन नहीं। वैसे चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती वह, चूहों पर भी, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। इसके लिए दरवाजा बंद रहे, ये दोनों मेरी दृष्टि में रहे, ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं के सामान्य निवास थे। ये जो है सारी, अब ये जो लेखिका है वो अपने उन दोनों उसके लिए वर्णन कर रही है, दोनों मोरों के लिए, कि वो इस तरह से थे। उसके पास बिल्ली भी थी जो उनके लिए खतरा बन सकती थी। धीरे धीरे दोनों मोर बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनता है। मोर के सिर की कलकी संघन ऊंचे चमकीले हो गए, चोंच अधिक बक्रिम हो गई, पैनी हो गई, गोल आंखें हो गई उनकी। मतलब उन्होंने पूरी तरह से मोर का रूप धारण कर लिया धीरे धीरे करने। मोरनी का विकास मोर के समान, एक तो मोर के समान होगा, दूसरा मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी धूप छावी गर्दन, हवा के चंचल कलंगी पंखों की श्याम श्वेत पतंग इस तरह से होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ गिब्रा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और इसी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। उसने मोर का नाम तो रखा नीलकंठ कवित्री ने, और उस मोरनी का नाम रखा राधा। नीलकंठ अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक उसने अपने आप को संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था। घूम घूम कर मानो सबका रखवाली करता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से अपने कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, उनके कान पकड़कर। जब वह आंत्रकंदन न करने लगते उन्हें उधर से लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों को कर्णवेद संस्कार भी हो जाता था। मीन्स उसके कर्णवेद संस्कार मीन्स उनके कान भी छिद जाते थे, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था। वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों से छुआछूत खेला करते थे। ऐसा ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो है चींची करने तीव्र नहीं निकल सकता था, किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों से उसके मंद स्वर की व्यथा पहचानी। वो पूंछ पकड़कर समेटकर सर से उस झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है।
उसने सांप के फन के पास पंजों को दबाया और फिर चोंच के से प्रहार किया और वह अधमरा हो गया। अधमरा हो गया और उसकी पकड़ ढीली होते ही उसने खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ गया। राधा की सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु उनकी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसादित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रातों रात उसे पंखों से नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना था? इस पक्षी का रूप और स्वभाव समझकर, क्योंकि उन्हें उसका रूप और स्वभाव समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है, इसी से उसे बांस, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसका जीवन ही क्रूर कर्म है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगण विशेषताएं तो थीं, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष गुच्छे जैसे पंखों को मडलाकर वह नाचता था, नृत्य करता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाचती थी, परंतु उसकी गति भी एक छंद था। वह नित्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी, बाएं पंख के स्पर्श से दाहिनी ओर। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीधर के पास पहुंचते ही उसके झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों की सतरंगी मंडलाकार छात्रा तानकर नृत्य की बनवा खड़ा हो गया। तब वह नृत्य भंगमा नृत्य की क्रम बन गई। इस तरह से वह देश विदेशी अतिथि वहां मेरे पास साथ कोई ना कोई देश विदेशी अतिथि भी पहुंच जाया करते थे नीलकंठ को इस मुद्रा में देखने के लिए। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी तो विस्मय भी होता था, यानी मुझे आश्चर्य भी होता था। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे तो अशोक नए लाल पल्लवों में ढक जाती थी, तब जाल घर में वह इतना अस्थिर हो जाता था उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा सबसे प्रिय ऋतु जो थी वो वर्षा थी। नीलकंठ जो मोर है, और क्योंकि मोरों की जो पसंदीदा ऋतु होती है वो वर्षा होती है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल से उनमें तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। मोर जो है वो नाचने लगते हैं जब वर्षा ऋतु देखते हैं। जब काले काले बादलों को देखते हैं तो मोर जो है नाचने लगते हैं। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंख पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने में निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प लेकर मैं बड़े मियाँ के उधर गई। बड़े मियाँ ने पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधी दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ ने भाषण मेल फिर दौड़ने लगी और वह फिर बोलने लगा। सारांश एक ही 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी देखभाल, क्योंकि वो उस मोरनी को ले आई थी जो कि वो परेशान थी, जिसके पंख वंख टूटे हुए थे, उंगलियां टूटी हुई की थी। उसके पंजों पे उसने मरहम पट्टी वगैरह की। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी की मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीधर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। उस मोरनी का नाम रखा कुब्जा। नाम के अनुरूप वे स्वभाव कुब्जा भी प्रमाणित हुई। वह अब तक नीलकंठ और राधा के साथ
अब तक नीलकंठ और राधा के साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, चोंच से मार मार कर राधा की कलंकी नोच डालती। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों से बिछाकर बैठती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर उसके अंडों को भी फोड़ दिया। इस कलह कोलाहल में उससे भी अधिक राधा को दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर में निकल भागा। एक कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं पर छुपा बैठा रहा। जहां की तहां वह पूंछ पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छुपा गया। इस तरह से वास्तव में मेरे पुकारने पर उसने उड़ने वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्योंकि फिर वह एक दिन ऐसा आया कि नीलकंठ मर गया। उसकी याद में उसमें पूरे में उसने क्या नाम है, महादेवी वर्मा ने ये एक पूरी कहानी लिखी है अपनी। महादेवी वर्मा ने अपने मोर नीलकंठ के उसमें ही पूरी कहानी लिखी है। बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दिया गया है, जो आपको देखना है, पढ़ना है। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको याद करना है, पढ़ना है। आपके अभ्यास प्रश्न हैं जो कि आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।